पीपल व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कास्ट सिस्टम के उन सभी एमसीक्यूज के बारे में जो मैंने आपके मॉक टेस्ट में डाले हुए थे। बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनको कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन थी। ऑलराइट, सो वो सारी कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो जितने भी पेड वाले स्टूडेंट हैं, आप सबको एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग जिस तरह से पढ़ रहे हो ना, एग्जाम को क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी। क्योंकि लास्ट में मैंने आपको टेस्ट दिया था, उस टेस्ट में मैंने जितने भी एमसीक्यूज आप लोगों के लिए फ्रेम करे थे वो एज इट इज जेके एसएसबी एग्जाम के अकॉर्डिंगली डाले थे। और आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस तरह से काम करना है, ठीक है। लेकिन अब वो बच्चे जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करा, जो लोग अभी भी YouTube पे यहाँ वहां से चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस टीचर ने सबसे ज्यादा पढ़ाया, कौन सा टीचर डीप चीजें करा रहा है, कौन से टीचर ने दुनिया भर का डाटा कराया है, उन सबको एक चीज मैं बता दूं कि भैया, अगर आप लोग दुनिया भर का डाटा आगे पीछे से ढूंढ रहे हो या एक टीचर आपको दुनिया भर का डाटा करा रहा है, तो याद रखना वो टीचर एक्सपीरियंस नहीं है। उसको नॉलेज दुनिया भर की है, लेकिन उस टीचर को एक्सपीरियंस नहीं है जेकेएसएसबी का। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज कंसेप्ट क्लियरेंस। ठीक है, क्या है? कंसेप्ट क्लियरेंस। लेकिन बच्चों को, जो बच्चे फ्रेशर्स हैं और जो टीचर फ्रेशर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एक चीज की पूरी हिस्ट्री, दादा मामा चाचा सारे लोगों की बातें आपको बताते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, यही सबसे बड़ा कारण है फेलियर का। क्योंकि एग्जाम में आपके पास सिर्फ 2 घंटे होंगे भाई, और इस 2 घंटे में वही बच्चा सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन जिसके कंसेप्ट क्लियर है। और कंसेप्ट कैसे क्लियर होते हैं? जब आप कंसाइज मटेरियल पढ़ते हो, जेकेएसएसबी प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, उसी टाइम उसी टाइम यही मतलब, अगर आपने प्रॉपर जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंगली पढ़ा है, तो ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और तो ही आप एग्जाम में जाके उन 2 घंटों में अच्छा परफॉर्म करके सिलेक्शन ले सकते हो। अदरवाइज आप लोग सिर्फ मटेरियल इकट्ठा करते, उसको बनाते ही रह जाएंगे। और आपको एक चीज और बता दूं, ये जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वन डे एग्जाम, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे पोस्टर निकलती हैं। अगर आपका पेपर एक बार रह गया ना, तो जो आपने मेहनत करी होगी ना दुनिया भर की, सब खत्म, सब बेकार। क्योंकि ये आईएएस केएस का एग्जाम नहीं है कि एक बार अपना नोट्स तैयार कर लिए तो आपका नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज करोगे। तो इसीलिए मैं एक चीज बता दूं कि जिन लोगों को लगता है ना कि बहुत ज्यादा कौन सा ऐसा टीचर है जो सब कुछ करा रहा है, तो मैं आपको चीज बता दूं, आप अपनी बर्बादी का कारण कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान को नॉलेज बहुत ज्यादा होता है लेकिन उस नॉलेज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता उस 2 घंटे में। सारा का सारा खेल एग्जाम के इस 2 घंटे के ऊपर डिपेंड करता है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितने बच्चे हमारे पेड कोर्स में, उन सबको एक चीज मैं बता दूं कि मैं जिस तरह से आपको करवा रहा हूँ, जस्ट फॉलो द पैटर्न मैन, जस्ट फॉलो द पैटर्न। क्योंकि मैं अपनी चीजें, अपने लेक्चर्स प्लस जो मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, इन दोनों में आप लोगों को हर चीज कवर करवा दूंगा। ओके, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मुझे अपनी नॉलेज शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे नॉलेज से आप लोगों का पेपर क्वालिफाई नहीं होने वाला। आप लोगों का पेपर क्वालिफाई होगा जब हम जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और आप लोग भी जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझ के, याद करके, रिवीजन करके, मेरे साथ सारा पैटर्न को फॉलो करके आप एग्जाम में बैठो 2 घंटे, और मैं गारंटी देता हूं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन की अगर मैं गारंटी दे रहा हूं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, अच्छा, एक जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे, कास्ट सिस्टम के क्वेश्चन जो मैंने आपको ऐड ऑन करे थे आपके, उसमें बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन थी। कुछ ऐसे बोल रहे थे कि सर ये लाइन हमने पढ़ी नहीं है, ये चीज हमने ऐसे नहीं करी। आज मैं आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करूंगा कि क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं और हमने कहां कहां पे ये चीजें पढ़ी हुई हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करा, अभी तक जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करा, मैं सिर्फ उनको यही बोलूंगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। फीमेल सुपरवाइजर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को टाइम के साथ, टाइम मतलब बर्बाद ना करें अपना, और आज आज ही ज्वाइन करें, अभी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 के ऊपर, और मैसेज में आपको लिखना सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। क्लियर है?
जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखेंगे, आपको हमारे कोर्स का लिंक विंक सब मिल जाएगा, ऐप का लिंक विंक मिल जाएगा, आपको लिंक पे क्लिक करना है, ऐप इंस्टॉल करनी है, एंड आफ्टर दैट यू कैन बाय द कोर्स। और अभी के लिए कोर्स में हमारा ऑफर भी चल रहा है, जिसमें हम सारे कोर्स सिर्फ 999 में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मे बी आफ्टर 10 दिस जनवरी हमारा जो प्राइस है वो 3000 हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 999 चल रहा है। और इस कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, 2 से 3 महीने में हम खत्म करेंगे सिलेबस। उसके बाद कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यूज प्लस कंप्लीट टेस्ट सीरीज और 100% सिलेक्शन गारंटी, जैसे मैंने आपको बोल दिया। क्लियर है? तो जितने भी बच्चे हैं अभी मैसेज करो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे और ज्वाइन करिए हमारे कोर्स को। क्लियर है? चलिए अब मेन बात करते हैं हम आज के लेक्चर की। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहली चीज तो आपको अपने माइंड में एक चीज बैठा दो कि आपको डरना नहीं है। क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। अब बेसिक पता है क्या होता है, जब हम कोई चीज करने लगते हैं ना, हर एक इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हर एक रैशनल चीज के साथ ना कोई इमोशन जोड़ देता है। वहीं पे आपकी वहीं आप मर जाते हो, सिंपल सी बात है। भाई आप पढ़ रहे हो, पढ़ना बेसिकली एक लॉजिकल रीजनिंग फैक्टर है, ठीक है। पढ़ाई, इसके साथ अपने इमोशंस मत जोड़ना कि मुझे मेरे लिए बड़ा जरूरी है, मेरे लिए ये जरूरी है। भाई जरूरी के बेसिस पे अगर जॉब मिलती ना, तो मैं आपको ऐसे बोल देता कि भाई आप सबसे बड़ी मजबूरियां लिखिए, आप ही को प्रोवाइड करेंगे जॉब। तो जाहिर सी बात है, मजबूरियों के बेसिस पे तो जॉब मिलती नहीं है, जॉब मिलती है काम करके, पढ़ के, ठीक है। तो इसीलिए लॉजिकली हम लोग काम करेंगे और लॉजिकली आप भी रहोगे, क्योंकि जब आप लॉजिकली काम करते हो ना, बेडर होके काम करते हो ना, बिना इमोशंस के काम करते हो ना, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो हमने डाला था टेस्ट में, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम? देखिए अब मैं सारी चीजें आपको एक बार फिर से पूरा कास्ट सिस्टम जो है ना वो रिवाइज करवाऊंगा। क्लियर है? देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है कि अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। बाई नहीं है, कास्ट सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड नहीं है। इकोनॉमिक स्टेटस पे क्या डिपेंड है? इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड है क्लास सिस्टम। क्या? क्लास सिस्टम। जो मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें करवाई हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका खत्म, ठीक है। अब दूसरा जो ऑप्शन है लिखा है कि सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। नो डाउट कास्ट में कहीं ना कहीं रिलीजियस का बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब तर्क हो सकता है, लेकिन प्रॉपर रिलीजियस के बेस पे ये चीज डिपेंड नहीं है। कास्ट सिस्टम पूरे प्रॉपर रिलीजियस बेस पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। रिलीजियस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 7 से 8 थ्योरीज दी हुई हैं रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अ सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन बर्थ। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब बेसिकली क्या लिखा है, देखो अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं पढ़े होते तो मैं जाहिर से आप लोगों को कह सकता हूं कि अगर आप आंखें बंद करके करते तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को टिक करते। मैं गारंटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ लिखा है ना, तो सभी लोग ये बोलते कि सर हाँ वर्ना सिस्टम होता था पहले पुराने जमाने में, उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा जी ने कि ये ब्रह्मा क्षत्रिय ये सभी धर्म जातियां जो है, सॉरी ये जो क्या बोलते हैं वर्ना सिस्टम जो था उसके अकॉर्डिंगली कास्ट बनाई, सो दैट की सोसाइटी में सबसे कोई लोग टॉप पे रहे कोई नीचे रहे, इस तरह से बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है। बट एक्चुअल में जो हम चीजें पढ़ते हैं भाई, साइंटिफिकली जो हम कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं वो क्या है? देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमने क्या पढ़ा था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा टॉपिक में, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या था? मतलब कि सोसाइटी में जो डिविजन्स हैं, सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड है पूरी सोसाइटी, ठीक है, इसके बारे में ये मतलब हुआ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हमने मेन दो चीजें पढ़ी, दो टाइप्स पढ़ी। फर्स्ट वन इज कास्ट एंड सेकेंड वन इज क्लास, ठीक है। मतलब कास्ट सिस्टम पढ़ा हमने, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने क्लास सिस्टम पढ़ा। अब कास्ट सिस्टम में सबसे पहले जो हमने मेन चीज पढ़ाई थी, जो मैंने आपको क्या पढ़ाई थी कि कास्ट सिस्टम जो है वो मतलब मेनली किस चीज से बनता है। अब सपोज करो मैं एक इंडिविजुअल, ठीक है, अब मेरी कास्ट किस चीज से डिनोट की जाएगी, ठीक है। भाई उसी चीज से डिनोट की जाएगी ना जिस घर पे मेरा जन्म हुआ है। मतलब जिस घर में मेरा जन्म हुआ उस घर की जो जात होगी वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ जुड़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसमें मतलब हेरिडिटरी का मतलब होता है पेरेंटल, ठीक है, वंश दर वंश जो पीछे से पीढ़ी चलती हुई आई है ना। मतलब कि बोला है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बच्चा का जो जन्म होता है,
ठीक है, बच्चे के बेस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, क्या कास्ट सिस्टम मतलब, और जिस घर में जिस वंश में वो पैदा हुआ उसकी जो कास्ट है वो उसके साथ अटैच हो जाती है बाय बर्थ। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अ सिस्टम ऑफ हेरेडिटरी सोशल। सोशल हायरार्की का मतलब होता है सोसाइटी में जो सीक्वेंस बने हुए हैं। ठीक है, सोसाइटी में जो टॉप मीडियम लेयर इस तरह से जो कास्ट सिस्टम बने हुए हैं ना, मतलब उस हायरार्की में, ठीक है, उस सीक्वेंस में, आप नंबरिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, हायरार्की में मतलब सोसाइटी में जो हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब वंश दर वंश। ठीक है, पेरेंटल, और जब जिस बच्चे का जिस मतलब जिस घर में पैदा हुआ, जिस वंश में वो पैदा हुआ, उस वंश का जो भी कास्ट होगा वो उसके साथ अटैच हो जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है? अब जो नेक्स्ट वाला है ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल गवर्नेंस के बारे में दिया हुआ है, इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं है। तो वही चीजें जो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखाई है कि सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी एंड सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन बर्थ। तो यहाँ पे भी बेस्ड ऑन बर्थ कास्ट सिस्टम के साथ आप हमेशा याद रखना दैट इज बेस, मतलब एक ऐसा हेरिडिटरी सोशल हायरार्की है जो किस पे डिपेंड करता है, बर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि कास्ट सिस्टम जो है ना, ये एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें मेल मतलब जो किसी मतलब सोसाइटी में एक रिजिड और हेरिडिटरी डिविजन्स ऑफ सोसाइटी हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, लेकिन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कास्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये चीजें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट जिन बच्चों ने हमारा कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं करा उनको बता दूं कि हम ये चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं एंड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग अगेन जस्ट फॉर यू। ओके, तो क्या लिखा है कि कास्ट सिस्टम क्या है, एक रिजिड, रिजिड मतलब बहुत ही कसा हुआ। ठीक है, एक रिजिड और हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब वंश दर वंश डिवीजन ऑफ सोसाइटी है, जिसमें सारे के सारे ग्रुप्स जो है वो डिवाइडेड है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे कास्ट बोला जाता है। ठीक है, और जितनी भी कास्ट है वो किस चीज के बेसिस पे डिटरमाइन होती है, डिटरमाइन का क्या मतलब होता है, निर्धारित। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं निर्धारित, अब और इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं बेस्ड। ठीक है, बेस्ड किस पे बेस्ड है, बर्थ के ऊपर बेस्ड है, और जो भी मतलब जिस भी फैमिली में वो पैदा हुआ उनके इनहेरेंट मतलब जिस भी वंश से ताल्लुक रखते हैं, जिस भी कास्ट से ताल्लुक रखते हैं, वही उसकी कास्ट जो है वो बन जाती है। ठीक है, और जितनी भी कास्ट है उन सभी कास्ट के साथ क्या होता है, सभी कास्ट का अपनी एक पोजीशन है सोसाइटी में, और हर एक कास्ट के साथ अपना एक काम का जुड़ा हुआ है, ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ, फिक्स ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है, और हर एक कास्ट के अपने एक राइट्स है और अपनी प्रिविलेजेस है। मतलब जो टॉप लेवल पे है बहुत बढ़िया तरीके से राइट प्रिविलेजेस अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और जो बेचारे थोड़े लोअर में आते हैं तो उसी के मतलब जिस तरह की कास्ट में इंसान पैदा होता है, हर कास्ट के साथ अपना एक पोजीशन, अपना एक ऑक्यूपेशन, अपने राइट्स और प्रिविलेज जो है वो ऐड ऑन है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, और एक और चीज मैं बताता हूँ, कास्ट सिस्टम जो है वो एक बिलीफ पे डिपेंड, मतलब एक बिलीफ के ऊपर भी एक ऐसा विश्वास, मतलब पुराने जमाने में था, अब नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, अब नहीं है, पुराने जमाने में एक विश्वास था, वो ये एक प्योरिटी एंड पोल्यूशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, मतलब कि प्योरिटी और पोल्यूशन के बेसिस पे, मतलब एक ऐसा बिलीफ माना जाता था, प्योर इम्प्योर जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में प्योर इम्प्योर ऐसे बोला जाता था, मतलब प्योर क्लास जो हायर बड़ी बड़ी कास्ट है ना उनको प्योर माना जाता था, और जो छोटी कास्ट थी ना उसको इम्प्योर माना जाता था, मतलब प्ल्यूटेड माना जाता था। ठीक है, मतलब उनको अनटचेबल बोला जाता था। इस तरह के हालात थे पुराने जमाने में कास्ट सिस्टम के, और मतलब ये कंसेप्ट आपको समझ होना चाहिए, ये प्योर और पोल्यूशन या इम्प्योर वाला, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मतलब जो हायर कास्ट जो होती थी उनको उनको सुपीरियर कंसीडर किया जाता था, प्योर कंसीडर किया जाता था, और वहीं पे जो लोअर कास्ट होती थी उनको इंफीरियर या इम्प्योर कंसीडर किया जाता था। ठीक है, तो लगे हाथ, कास्ट को मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज कि कास्ट सिस्टम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच रीजन या कंट्री। भाई ये इस क्वेश्चन, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों का दिमाग है तो आप इजीली इसको कर लोगे। यहाँ क्या लिखा है कि बताइए, इसमें इन्होंने लिखा है कि कास्ट सिस्टम जो है वो किस कंट्री के साथ या किस रीजन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, मतलब किस कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें यूरोप की, अमेरिका की, अफ्रीका की, तो ये तीन ऐसे कंट्रीज है, यहाँ पे सोसाइटी डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब गोरा काला इस बेसिस पे हो गया, करेक्टरिस्टिक्स जैसे होते हैं ना उस बेसिस पे, जो मैंने बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जो मैंने आपको रेस में पढ़ाया था जब मैंने सोशल सर्टिफिकेशन स्टार्ट करा था, उसमें मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन आपको कराई थी रेस के बारे में। ठीक है, तो मतलब कि ये तीनों के तीनों चीजें, ये तीनों की तीनों कंट्री जो है ये रेस पे डिपेंड है। अब बची कौन सी, हमारी भारत, हमारे इंडिया। तो इंडिया जो है वो आप लोग कह सकते हैं दैट इज द मेन
मेन रीजन एंड कंट्री जो एसोसिएटेड है कास्ट सिस्टम से। ठीक है, अब हमारे ये वेदास में हमारे जो पुराने रिलीजियस ग्रंथ हैं उनमें भी ये सारी चीजें मेंशन है। सो दैट्स व्हाई हमारी कंट्री मतलब इंडिया में ये जो कास्ट सिस्टम है ये प्राइमरली एसोसिएटेड है। क्लियर? क्लियर है? और देखो एक चीज और बताता हूँ, आंसर क्या है? इंडिया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है ना, ये इसके बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस है हमारे इंडिया के सोशल एंड कल्चरल लाइफ पे, और आज से नहीं, सदियों सदियों से पुराने चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और इसी कास्ट सिस्टम की वजह से ही हमारे सोसाइटी में रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। मतलब कि कास्ट सिस्टम, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं कास्ट सिस्टम, ये पुराने पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करके कर रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पे चीजें उतनी रिजिड नहीं है कास्ट सिस्टम में भाई। आज के टाइम पे तो मतलब लोग पढ़े लिखे हैं, दे नो कि व्हाट्स राइट एंड ऑल। लेकिन हम पुराने टाइम की अगर बात करें तो वहां पे लिखा है कि कास्ट सिस्टम जो होता है ना, वो एक्चुअली शेप करता था किसी सोशल रिलेशनशिप को। कैसे? मतलब कि जो बंदा हायर क्लास में पैदा सॉरी हायर कास्ट में पैदा हुआ, वो बंदा हायर कास्ट में रहता था, वो नीचे वालों के साथ कोई लेन देन या उस तरह से बातचीत मतलब अलग लेवल का होता था। तो यहाँ से कंसीडर होता है कि जो कास्ट सिस्टम था, इस बेसिस पे लोगों के रिलेशनशिप बनते थे। ठीक है, उसी के साथ जो भी कास्ट, जिस कास्ट में आप पैदा हुए, उस कास्ट के साथ जो भी आपका कामकाज होता था, ऑक्यूपेशन होता था, उसके वो भी जुड़े हुए होते थे। और उसके बाद अगर हम बात करें मैरिज सोसाइटी की, तो इस पे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था कास्ट सिस्टम का। कैसे? जैसे मैक्सिमम जो मैरिजेस होती थी वो क्या होती थी? एंडोगेमस होती थी, मतलब अपने ही कास्ट में होती थी, अलग आगे पीछे नहीं होती थी। क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द की फैक्टर दैट डिटरमाइन इंडिविजुअल्स कास्ट। ठीक है, बताइए कौन सा की फैक्टर है जिस बेसिस पे इंडिविजुअल कास्ट जो है वो डिटरमाइन की जाती है, निर्धारित की जाती है। चलो अब मैं आपको पहले चीज बताता हूँ, ये जो की है ना, की का मतलब भाई चाबी नहीं है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, चाबी नहीं है। अगर हम इसे एज अ नोन देखें तो इसको चाबी मतलब की हम लोग बोलते हैं कि चाबी है भाई, ताले की चाबी है। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे जो की वर्ड यूज हुआ ना, ये एडजेक्टिव यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? एडजेक्टिव यूज हुआ है। और यहाँ पे जो मेन है, दैट इज, इसका मतलब होता है यहाँ पे जो की है, यहाँ का मेन, इसका मतलब है मेन। ठीक है, मतलब मुख्य। ठीक है, और फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर का मतलब होता है कॉज। ठीक है, क्या मतलब? बताइए मेन कारण कौन से हैं जिसकी बेसिस पे, जिसके डिटरमाइंस होता है, निर्धारित करना, हिंदी में बोलते हैं निर्धारित। ठीक है, बेस्ड, आप लोग ऐसा बोलते हैं बेस्ड। ठीक है, मतलब कि इंडिया में जो कास्ट है, ये बेसिकली किन फैक्टर्स पे बेस्ड है, निर्धारित है, डिटरमाइन है। ठीक है, तो इसका अगर हम ऑप्शन टू ऑप्शन देखें तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला इन्होंने लिखा है पर्सनल अचीवमेंट। भाई पर्सनल अचीवमेंट में, पर्सनल अचीवमेंट का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है कास्ट में, क्योंकि कास्ट जो है वो बाय बर्थ होती है। अब बाय बर्थ तो अब का किस घर में पैदा हो रहे हो, ठीक है, आपको क्या पता, वो तो ऊपर वाले की दया है। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, अच्छा ये पर्सनल अचीवमेंट जो है ना, अगर यहाँ पे कास्ट की जगह क्लास सिस्टम होता ना, क्लास सिस्टम, ठीक है, तो ये सही होता। क्यों? क्योंकि क्लास सिस्टम में सोशल मोबिलिटी होती है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि इंडिविजुअल अपने अपनी अच्छी खासी, मतलब बेशक वो लोअर क्लास में पैदा हुआ है, लेकिन अगर वो अच्छा खासा मेहनत करे, अच्छी खासी जॉब ले, अच्छा खासा जॉब के बाद वो अपने पर्सनल स्टेटस को इंक्रीज करे, तो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू का हम बोल सकते हैं कि आपने क्लास में, मतलब क्लास सिस्टम में अगर ये पॉइंट होता तो चलता। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कास्ट की। तो कास्ट में पर्सनल अचीवमेंट क्वालिफिकेशन का कोई लेन देन नहीं है। दूसरा, अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्टेटस एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेटस और वेल्थ का भी कोई लेन देन नहीं है कास्ट में। ठीक है, क्लास में है, क्लास देखो, क्लास सिस्टम में है लेकिन कास्ट में नहीं है, कास्ट में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा है रिलीजियस एफिलिएशन। ठीक है भाई, रिलीजियस एफिलिएशन जो हमने लास्ट में भी पढ़ा कि रिलीजियस से जुड़ा हुआ, नो डाउट रिलीजियस से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो अगर हम बात करें मेन की फैक्टर्स की, मेन की फैक्टर्स की, तो दैट इज बर्थ एंड फैमिली बैकग्राउंड। मतलब कि एक बंदे की जो कास्ट है वो किस चीज पे बेस्ड है? दैट इज कि उसका जन्म कहाँ पे होता है, और जहां पे उसका जन्म हुआ जिस फैमिली में, उस फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, उस फैमिली की कास्ट क्या है। तो उसी के हिसाब से उस बंदे की जो कास्ट है वो बेस्ड होती है। ठीक है, उसी के साथ उस बंदे की कास्ट जो है वो चलती है। तो वही चीज हमने लिखी हुई है यहाँ पे कि कास्ट जो है वो मेनली बर्थ और फैमिली बैकग्राउंड पे बेस करती है, डिटरमाइन करती है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? भाई अगर डाउट हुआ ना, तो फिर अपन चाय पी लेगा। चलो नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या लिखा है कि कास्ट सिस्टम में जो इंडिविजुअल की जो कास्ट है, इंडिविजुअल का यहां पे मतलब है भैया पीपल। क्या है? पीपल, लोग। ठीक है,
यहाँ पे इंडिविजुअल जो है, अगर आप देखोगे ना, तो मैक्सिमम क्या लिखा होता है, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, अकेला। तो आप लोगों को कई बार तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा, जिन लोगों का थोड़ा इंग्लिश मेरी तरह होता है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है उनको, बट we have to cover the things according to the concept. All right, so there is a individual. Individual means people. ठीक है, लोग, मतलब कि लोग, किसी इंसान की जो कास्ट है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, उसके बर्थ के ऊपर और उसकी फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। क्लियर है? अब ये क्या होता है, ये जो कास्ट होती है, ये जनरेशन टू जनरेशन जो है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पास ऑन होती है। ठीक है, और एक इंडिविजुअल जो किसी स्पेसिफिक कास्ट में पैदा हुआ है, वो उसे अपनी जिंदगी भर उसको चेंज नहीं कर सकता भाई। जिस कास्ट में आप पैदा हुए, ठप्पा लग गया भैया, आप वहीं पे रहोगे, आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, चाहे आप जो मर्जी बन जाओ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको करवाए। क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको करवाए। अब बात करते हैं कि इसका आंसर क्या है। देखो कास्ट सिस्टम में जो, मैं आपको ऑप्शन दर ऑप्शन चीजें करवाऊंगा। देखो कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी का फीचर था? नहीं था। सोशल मोबिलिटी कहां था? क्लास में था। ठीक है, क्लास में सोशल मोबिलिटी था, लेकिन हम बात कर रहे हैं कास्ट की, जात पात की। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है दैट इज मैरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट। भाई नहीं है, मैरिट वाला कोई सीन था ही नहीं कास्ट में। कास्ट में जहां आप पैदा होगे वही है सब कुछ। ठीक है, दूसरा भी ऑप्शन गलत। अब नेक्स्ट जो है दैट इज एंडोगेमी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर मैरिज। भाई ये आंसर है इसका। ठीक है, ये आंसर है इसका। अब हम चौथे की बात करते हैं। लिखा है इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस फॉर ऑल कास्ट। भाई नहीं है, कास्ट सिस्टम में सब चीजें इक्वल नहीं थी, सभी राइट्स प्रिविलेजेस सभी के, सभी कास्ट के लिए इक्वल नहीं थी। मैंने अभी पढ़ाया आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज एंडोगेमी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरमैरिज। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं भाई एंडोगेमी क्या है। एंडोगेमी इज अ मैरिज प्रैक्टिस दैट यू मैरी विद इन योर ऑन कास्ट। जब आप अपनी जात में शादी करते हो, अगर आप लड़की हो तो आप सेम कास्ट के लड़के के साथ, अगर आप लड़के हो तो सेम कास्ट के लड़की के साथ जो आप शादी करते हो, उस चीज को बोला जाता है एंडोगेमस मैरिज। और कास्ट सिस्टम में मतलब क्या था कि इंटर मैरिज जो थी, इंटरकास्ट मैरिज जो थी, उस टाइम पे अलाउड नहीं थी उनको, वो उनको डिस्करेज किया जाता था। ठीक है, समझ आई? तो ये क्या है इसका, इसका आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, करेक्टरिस्टिक क्या है कास्ट सिस्टम का? दैट इज एंडोगेमी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर मैरिज। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब ये जो है ना, ये की फैक्टर है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्य करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? कास्ट सिस्टम का, जो मैंने आपको पढ़ाया था भाई ये, अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था इसमें। नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिस ऑफ एंडोगेमी, मतलब जब एक इंसान अपनी कास्ट में मैरिज करता है, एक लड़का सेम कास्ट के लड़के, या सेम एक लड़का सेम कास्ट के लड़की के साथ जब शादी करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडोगेमी। क्या बोलते हैं? एंडोगेमी। और इंटर कास्ट मैरिजेस पुराने जमाने में कास्ट सिस्टम में अलाउ नहीं थी। ठीक है, उनको डिस्करेज किया जाता था, नहीं मनाई की जाती थी। ठीक है, उनको फॉरबिडन था, मनाही थी उस चीज के ऊपर। ठीक है, क्यों थी? ताकि अगर कोई इंसान, अगर हमारी जात का कोई लड़का है या कोई लड़की है, अगर वो हमारे ही जात में शादी करेगा, तो इससे क्या होगा? इससे कास्ट की प्योरिटी बनी रहेगी। मतलब सेम कास्ट का लड़का, सेम कास्ट की लड़की, दोनों को दोनों जब शादी होगी तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम जो चीज पुराने वो फॉलो करते हैं उसी तरह से चलेगा। ठीक है, मतलब सोसाइटी में कास्ट सिस्टम की प्योरिटी को बना के रखने के लिए वहां पे एंडोगेमी मैरिजेस को प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, ओके, क्लियर? चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, चलिए अगला जो क्वेश्चन में लिखा है कि कास्ट सिस्टम इज ऑफन एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ अनटचेबिलिटी। व्हाट डज दिस रेफर टू? मतलब कि नोशन होता है आइडिया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कि लिखा है कि कास्ट सिस्टम जो है, अगर हम बात करें पुराने जमाने की, तो वहां पे अनटचेबल का जो एक आइडिया जो था, एक मतलब एक अनटचेबिलिटी नाम की एक चीज एसोसिएट थी कास्ट सिस्टम के साथ, मतलब जुड़ी हुई थी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ये किस चीज को रेफर किया जाता है, मतलब ये किस चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहला देखो, मैं आपको अनटचेबिलिटी जो है इसके बारे में बता देता हूँ। अनटचेबिलिटी को हिंदी में अगर आप बोला जाए, तो पहले पुराने जमाने में क्या, छुआछात मतलब बहुत ज्यादा चलता था। मतलब इतना चलता था कि अगर कोई लोअर कास्ट का बंदा अपर क्लास को सपोज टच कर लेता है, तो अपर क्लास वाले लोग उसको इम्प्योर मानते थे, मतलब वो अपवित्र हो गए, उन्हें फिर अपने आप को पवित्र करना पड़ता था। उस चीज को बोला जाता अनटचेबिलिटी। ठीक है, बट आज के टाइम पे अंडर आर्टिकल 70 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है,
अनटचेबिलिटी को ये अबॉलिश किया गया। अगर आप ऐसी चीजें हरकतें करते हो ना भाई, तो वो प्रसाद देंगे गवर्नमेंट जो आप सोचा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में बड़ा ये बहुत खतरनाक एक पैटर्न था, कास्ट सिस्टम का जुड़ा हुआ था। मतलब कास्ट सिस्टम में जो लोअर जात के लोग थे उनको इम्प्योर माना जाता था इस वजह से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ऑप्शंस में क्या है और कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे लिखा है कि प्रैक्टिस ऑफ सेग्रीगेशन हायर एंड लोअर कास्ट इन पब्लिक स्पेसेस स्पेसिस, ठीक है। मतलब कि सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट करना, ठीक है। तो मतलब पब्लिक प्लेसेस में जब आप सेपरेट करते हो हायर और लोअर कास्ट को, उस प्रैक्टिस को, उस चीज को बोला जाता है अनटचेबल टचबिलिटी। भाई इसमें टच वाला तो सीन आया नहीं, ठीक है। तो ये आंसर जो है गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज लिखा है कि एक ऐसा बिलीफ, ठीक है, एक ऐसा विश्वास जिसके बेसिस पे कुछ जात को इम्प्योर माना जाता था, प्ल्यूटिंग माना जाता था, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अनटचेबिलिटी में क्या था कि जो छोटी जात के लोग थे उनको इम्प्योर माना जाता था, ठीक है, उनको प्ल्यूटेड माना जाता था। क्लियर है। तो इसका जो आंसर है दिस विल बी द बिलीफ दैट सर्टेन कास्ट आर इम्प्योर एंड प्ल्यूटिंग, ये इसका राइट आंसर है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो इंग्लिश के वर्ड लिखे होंगे नीचे, लाइनें लिखी होंगी, आंसर सामने है आपके, बट डिपेंड करता है आप उस चीज को उठा पाते हो या नहीं उठा पाते, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है रिस्ट्रिक्शन ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। भाई एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वाला कोई सीन था ही नहीं अनटचेबिलिटी में। अब लिखा है कि इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स एंड रिचुअल्स ऑन सर्टेन कास्ट। भाई ये भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स, कुछ स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स या रिचुअल जो है वो सर्टेन कास्ट के ऊपर इम्पोज करेंगे, उसको बोला जाता है अनटचेबिलिटी। ये दोनों आंसर नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका जो आंसर है दैट इज बिलीफ जिसके थ्रू कुछ कास्ट को इम्प्योर या पोल्यूटेड माना जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी बेसिकली क्या था, एक कंसेप्ट था जो एसोसिएट था किसके, कास्ट सिस्टम के साथ। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मतलब एक ऐसा बिलीफ था उस टाइम पे उस टाइम के कास्ट सिस्टम में, जिसमें कुछ कास्ट को दलित या अनटचेबल वैसे बोला जाता था, ठीक है। और इनको इम्प्योर एंड पोल्यूटिंग कंसीडर किया जाता था। और जिसके बेसिस पे, मतलब जो जिनको इम्प्योर, जिन छोटी जात को इम्प्योर या अनटचेबल बोला जाता था, दलित बोला जाता था, उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था भाई, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन होती थी। मतलब इस हद तक कि वो बंदे जाके कोई पब्लिक चीज यूज नहीं, पब्लिक जो जैसे कुआं वगैरह से पानी निकालना, नल वगैरह से पानी लेना, इवन उनको वो बेचारे मंदिर तक नहीं जा सकते थे, पता है आपको। इस तरह की प्रॉब्लम्स थी। क्लियर है। अब आई थिंक आपको अनटचेबल का भी आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास, कास्ट सिस्टम कैन बी डिफाइन एज, ठीक है। कैन बी डिफाइन मतलब एम एन श्रीनिवास के अकॉर्डिंगली कास्ट सिस्टम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए मैं सपोज करते हैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सपोज करते हैं हमने एम एन श्रीनिवास के बारे में पढ़ा ही नहीं, सपोज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एम एन श्रीनिवास के बारे में नहीं पढ़ा, तो अब हम देखेंगे कि क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मैंने आपको हमेशा कहा कि फोकस ऑन कंसेप्ट, फोकस ऑन कंसेप्ट। भाई अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो आंसर आप उठा लोगे। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, अगर आपने ये सोचा है कि मुझे कुछ चीज छोड़नी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अच्छा मैं बताता हूँ कंसेप्ट के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। सपोज करते हैं हमने एम एन श्रीनिवास के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन हमें इतना पता है कि कास्ट सिस्टम जो है वो क्या है, कास्ट सिस्टम के बारे में कंसेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे पहला ऑप्शन क्या लिखा है कि सोशल, ये कास्ट सिस्टम एक ऐसा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है जो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है। तो हमें पता है इकोनॉमिक स्टेटस क्लास सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लास सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर पे बेस्ड है, लेकिन कास्ट नहीं है, इसलिए पहला गलत, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन बर्थ एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ी कि भाई कास्ट सिस्टम जो है ना वो बर्थ के ऊपर डिटरमाइन करती है, और हर एक कास्ट का ना अपना एक ऑक्यूपेशन है, एक फिक्स्ड ऑक्यूपेशन काम का जुड़ा हुआ है। तो हमें याद आ गया कि भैया जो कास्ट सिस्टम की यही तो डेफिनेशन जो हमने बार बार पढ़ी है, ठीक है। लेकिन हम अभी भी सपोज बाकी चीजें भी पढ़ते हैं, सो दैट कि हमें अभी देखो, सपोज हमने अमन श्रीनिवास के बारे में नहीं पढ़ा, उस बंदे ने क्या बोला डायरेक्टली, लेकिन हम कास्ट के बारे में जानते हैं कि कास्ट के बेसिस पे हमें लगता है कि जो दूसरा वाला ये सही है, ठीक है। अब हम दो ऑप्शन और देखेंगे, उस बेसिस पे भी डिसाइड करेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन है उसमें लिखा है अ सिस्टम ऑफ रेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन।
मतलब रेस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो सेपरेशन होती है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, क्या, सेपरेशन, ठीक है। तो हमें एक चीज का पता लगा भाई, जब बात रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की है, ये तो रेस में आता है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको दो नहीं, मैंने आपको तीसरा भी पढ़ाया था, मतलब रेस भी बताया था। टाइप जो मैंने पढ़ाई थी आपको सोशल सर्टिफिकेशन में, उसमें मैंने आपको कास्ट, क्लास और रेस के बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू दिया था, डेफिनेशन दी थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, रेस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे रेस के बारे में बात है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट जो है, वहां पे सीधा लिखा पॉलिटिकल गवर्नेंस। भाई पॉलिटिकल गवर्नेंस का तो मतलब ही नहीं है कास्ट सिस्टम में उस टाइम पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं थी, ब्राह्मण जो थे वो पॉलिटिकली गवर्न करते थे, कहीं ना कहीं रिलीजियस था, लेकिन उस लेवल पे पॉलिटिक्स उतनी ज्यादा जैसे आज के टाइम पे है, उस टाइम पे उतनी थोड़ी थी। तो हमें एक चीज का पता लग गया भाई, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, वो सेकंड वाला है। क्यों? क्योंकि कास्ट जो है वो वर्थ के ऊपर और ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। अब आपको पता लगा कंसेप्ट क्लियरेंस की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। अगर आप अगर आपने ये चीज एमएन श्रीनिवास के बारे में जाना भी नहीं होगा ना भाई, तो भी आप राइट क्वेश्चन को मार्क करके आओगे। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंसेप्ट क्लियरेंस, जो एक्चुअल में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या है? सबसे बड़ी खूबसूरती है कि क्वेश्चन भी वहां पे होगा, आंसर भी वहीं पे होगा। और सबसे बुरी चीज पता है क्या है? या तो आप उस क्वेश्चन का मार्क ले आओगे, या आप लोग नेगेटिव में चले जाओगे। इसीलिए आईएएस बनने की, आईएएस की तैयारी मत करो। मैं फिर कह रहा हूं, डोंट ट्राई टू बी बी लाइक अ आईएएस ऑफिसर, डोंट बी अ आईएएस एस्पिरेंट। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वी हैव टू फोकस ऑन अ क्लियरिंग और कंसेप्ट। हमें दुनिया भर का डाटा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमें दुनिया भर का डाटा करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कंसेप्ट को इतना मजबूत कर दो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, क्लियर है? अब देखो, मैंने बिना श्रीनिवास की एक्सप्लेनेशन दिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अभी बेसिकली बात करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एम एन श्रीनिवास ने क्या बोला है, मतलब उन्होंने क्या बोला यार। कास्ट सिस्टम का पूरा बेस इसी के ऊपर है। तो मतलब कास्ट जो है वो बर्थ और ऑक्यूपेशन, मतलब बर्थ के ऊपर डिपेंड है, और जिसमें मतलब एक बंदे का जन्म होता है, उस कास्ट के साथ जो भी ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है वो उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सोशियोलॉजिस्ट लुइस डिमोंट डिफाइन द कास्ट सिस्टम एज। चलिए, जैसे हमने एमएन श्रीनिवास की बात करी ना, वैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि सोशियोलॉजिस्ट है लुइस डुमोंट, इन्होंने कास्ट सिस्टम को कैसे डिफाइन करा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए फॉर एग्जांपल, मुझे लुइस डिमोंट के बारे में पता ही नहीं, ठीक है, नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे कास्ट सिस्टम के बारे में तो पता है ना, मुझे कास्ट सिस्टम के बारे में तो पता है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को बिना किसी लुइस वुइस को जाने बगैर मैं आपको इसका आंसर करके दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है कि क्वेश्चन में लिखा है हिरार्किकल सिस्टम बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इनक्वालिटी। भाई इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो है वो क्लास में देखी जाती है, क्लास सिस्टम में देखी जाती है। तो पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत। दूसरी की बात करते हैं, दूसरे में जो है दैट इज अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड रिचुअल्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम ले सकते हैं कि हाँ, कास्ट में रिलीजियस और रिचुअल्स जो है इन पे बड़ा विश्वास होता है, ठीक है, क्योंकि रिलीजियस थ्योरी में हमने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। चलिए, इसको हम अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं कि ये भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या लिखा है, अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल प्योरिटी एंड पोल्यूशन, ठीक है, कल्चरल प्योरिटी एंड पोल्यूशन, ठीक है। हमें लगा ये भी इसका आंसर हो सकता है, मतलब अगर मैं आपकी जगह हूं तो मुझे लगेगा दूसरा भी आंसर हो सकता है, तीसरा भी आंसर हो सकता है। फिर हम बात करते हैं चौथे की। चौथे में हमने क्या पढ़ा, और सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस। भाई पॉलिटिकल गवर्नेंस जब भी दिखेगा ना क्रॉस कर देना, ठीक है। पॉलिटिकल गवर्नेंस जब भी आपको दिखेगा ना क्रॉस कर देना, क्योंकि पॉलिटिकल जो सिस्टम सिनेरियो जो पुराने जमाने में उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। देखो मुझे एक चीज बताओ, आज के टाइम पे पॉलिटिक्स है या नहीं है? अब पॉलिटिक्स किस बेसिस पे? इस बेसिस पे है। पॉलिटिक्स इसलिए है आज के टाइम पे क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर एक कास्ट का बंदा जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के गवर्नमेंट पार्लियामेंट में भेजता है, सो दैट कि वो बंदा हमारी पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारी जो भी दिक्कत है वो वहां पे बताएगा और हमारे लिए सोल्यूशन लेके आएगा। लेकिन पुराने जमाने में तो यार पूरे का पूरा सिस्टम ही अलग अलग तरह से बटा हुआ था, ठीक है। मतलब ब्राह्मण से अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग, थे या नहीं थे? और हर एक बंदा सिर्फ अपनी कास्ट के लिए लॉयल था, अपनी कास्ट के लिए सोचता था। तो वहां पे पॉलिटिक्स तो उतना मैटर करेगा नहीं। अगर पॉलिटिक्स होता भी पुराने जमाने में तो वो सिर्फ अपनी कास्ट को प्रमोट करते, वो क्यों शूद्रा के लिए काम करते?
क्लियर है? इसीलिए पॉलिटिक्स जब भी आपको दिखेगा क्रॉस होगा, इकोनॉमिक इनक्वालिटी कहीं पे भी दिखेगी इन टर्म ऑफ कास्ट गलत होगा। हमें दो में आंसर ढूंढना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है? स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सोसाइटी में जो डिवीजन है, सोसाइटी में डिवीजन है। पहला तो आप लोगों को सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड से ही पता लग जाना चाहिए कि ये ऑप्शन जो है ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है? अगर आप लुईस डोमेन के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप किस तरह से सॉल्व करोगे वो आपको बता रहा हूँ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दिखा, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ। नो डाउट कास्ट में रिलीजियस बिलीफ होता है, नो डाउट कास्ट में रिलीजियस बिलीफ होता है, लेकिन भैया हर एक कास्ट का अपने अपने बिलीफ्स हैं, हर एक कास्ट के अपने अपने बिलीफ हैं, ठीक है? तो ये भी मैंने बताया था, ये नहीं बताया था, हर एक कास्ट के अपने अपने रिचुअल्स हैं, है कि नहीं है? तो जाहिर सी बात है कॉमन सिस्टम की वजह से तो ये उड़ा नहीं है, मतलब होगा नहीं। तो इसीलिए ये जो रिलीजियस बिलीफ है ना, ये कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट हो सकता है, एक कंपोनेंट, एक फैक्टर हो सकता है कास्ट सिस्टम में, लेकिन पूरी की पूरी कास्ट सिस्टम इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है? पूरी की पूरी कास्ट सिस्टम जो है वो इस पर डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन की देखें, यहां पे क्या लिखा है कि ए सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब एक सिस्टम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो कल्चरल प्योरिटी एंड पोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करा है। अगर हम इसमें कल्चर वर्ड को थोड़े टाइम के लिए रिमूव कर दें तो आपको प्योरिटी और पोल्यूशन वर्ड से पता लग जाएगा कि प्योरिटी जो है ये हायर कास्ट के लिए बोला गया है और पोल्यूशन लोअर कास्ट के लिए बोला गया है। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि सोसाइटी में मतलब सोसाइटी में जो डिवीजन है किनकी, लोगों की, जो सुपीरियर हैं, प्योर हैं और जो इम्प्योर हैं, पोल्यूटेड हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है, सोसाइटी जो डिवाइडेड है इन कास्ट में, उसको बोला जाता है व्हाट, उसको बोला जाता है कास्ट सिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। क्या आंसर होगा? थर्ड ऑप्शन। समझ आई अब कंसेप्ट क्लियर होने से क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं? समझ आई? दिस इज द रीजन। भाई आपको, मुझे किसी ने बोला था कि सर हमें सारा करना है, भाई सारा नहीं करना। यू आर नॉट अ शक्तिमान, यू आर नॉट अ रजनीकांत, ओके, एंड यू आर नॉट अ सुपर कंप्यूटर। भाई जिस बंदे ने अपनी स्ट्रेंथ को पता कर लिया और जिस बंदे ने राइट चीज को पे काम कर दिया वो बंदा फाड़ के रख देगा। मैं पहले बोल रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लॉजिकल खेल है भाई। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो टीचर आपको सभी चीजें करवा रहा है ना, जो टीचर आपको सभी चीजें करवा रहा है ना, इट मींस उसमें एक्सपीरियंस का लैकिंग है। उस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज बहुत है, हो सकता है उस बंदे को नॉलेज बहुत होगा, नो डाउट वो एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करके बताएगा, कोई ऐसी चीज छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपका बेड़ा गर्क कर देगा, क्योंकि आपको वो सारी चीजें, आपको जो उसने करवाई हैं वो कभी भी आप एग्जाम के 2 घंटे में इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एग्जाम में 2 घंटे में वही इंप्लीमेंट कर सकता है जिसको पता है कि राइट अप्रोच क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए राइट अप्रोच क्या है। ओके, जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो वहां सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर्स आते हैं, अगर आपने 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने उसको कुछ लाइनें लिख दी तो भी आपको 2 मिल जाएंगे, तो आप पास हो जाते हो। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भैया क्वेश्चन या तो सही होगा या गलत होगा, सही हुआ तो 1 मार्क, गलत हुआ तो नेगेटिव 2 पॉइंट, मतलब नेगेटिव में चला जाएगा काम। क्लियर है? तो इसलिए याद रखना है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉलो द प्रोसेस। ऑलराइट, चलिए, ये मैं ऑलरेडी चीज आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें क्या है। इसमें लिखा है अ सिस्टम ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन जो बेस्ड आपकी कल्चरल प्योरिटी और पोल्यूशन के ऊपर, ये लुइस डोमेन ने बोला है। और अब इनके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो कास्ट सिस्टम है वो एक ऐसा सोशल सर्टिफिकेशन है, मतलब सोसाइटी में डिवीजन है जो बेसिकली किस आइडिया पे नोशन होता है, आइडिया जो किस आइडिया पे डिपेंड है, कल्चरल प्योरिटी एंड पोल्यूशन के ऊपर, मतलब प्योर और इम्प्योर के ऊपर, जिसमें हायर कास्ट को प्योर माना जाता है, लोअर कास्ट को इम्प्योर माना जाता है, ठीक है? अब भाई डोमेन के अकॉर्डिंगली कास्ट जो है इंडियन सोसाइटी में वो हायरार्की हायरार्की होता है ऑर्डर्स में, ठीक है? ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 सीक्वेंस में, ठीक है? वो उसमें डिवाइड है। और सबसे टॉप पे जो है उनको प्योर माना जाता है, जो सबसे लोअर पे आ जाते हैं उन बेचारों को पोल्यूटेड माना जाता है, ठीक है? और इसी बेसिस पे सोशल स्टेटस जो है और इंटरेक्शन जो है कास्ट सिस्टम में वो डिटरमाइन की जाती है। क्लियर है? ओके, चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर डिस्क्राइब कास्ट सिस्टम एज। देखो मैक्स वेबर ने कास्ट सिस्टम को कैसे डिफाइन करा है, मैक्स वेबर ने कास्ट सिस्टम को कैसे डिवाइड करा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप लोग जब भी कभी आप लोग जब भी कभी किसी सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन देखोगे ना नीचे, उसमें आपको डायरेक्ट 3 ऑप्शंस ऐसे दिखेंगे जो डायरेक्टली कास्ट सिस्टम से रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, जितने भी डेफिनेशंस है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू फलाना सोशियोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस सोशियोलॉजिस्ट, आपको सारी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि बेस्ट पार्ट पता है क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि अगर उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में पूछा है ना, तो जाहिर सी बात है कास्ट सिस्टम के 3 ऑप्शंस उन्होंने ऐसे दिए होंगे जो क्लास के रिलेटेड होंगे या अदर रिलेटेड होंगे या रेस के रिलेटेड होंगे। उसमें से एक पॉइंट कास्ट के रिलेटेड होगा, आपको सीधा पता लग जाएगा कि यार ये कास्ट की डेफिनेशन दी है, तो इस बंदे ने कास्ट के बारे में बोला, तो यही तो बोला होगा इस बंदे ने, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, चीजें सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए अब मैं बताता हूँ। अब मैक्स वेबर ने क्या बोला है, बताइए भाई, बोलिए। चलते हैं, देखो सबसे पहले लिखा है इन्होंने अ सिस्टम ऑफ सोशल मोबिलिटी। भाई सोशल मोबिलिटी तो था ही नहीं, कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी था ही नहीं। जब आपको सोशल मोबिलिटी वर्ड दिखा, खत्म कर दो, नहीं पढ़ना, ठीक है? ओके, सपोज करो आपको मैक्स वेबर ने क्या बोला ये भी नहीं पता, ठीक है? तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ कास्ट सिस्टम को, कास्ट सिस्टम के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। पहला, कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है गलत है। दूसरा जो है, लिखा है कि क्लास सर्टिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर, नहीं है, क्योंकि ये सोशल मोबिलिटी और इकोनॉमिक फैक्टर ये क्लास सिस्टम के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? क्लास सिस्टम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज रिलीजियस बिलीफ एंड फैक्टर्स, ठीक है? रिलीजियस बिलीफ एंड फैक्टर, नो डाउट मैं ऑलरेडी इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट दिस इज नॉट दी राइट आंसर, ठीक है? रिलीजियस बिलीफ एक एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, ठीक है? छोटा सा पार्ट हो सकता है कास्ट का, लेकिन पूरी कास्ट जो है, कास्ट सिस्टम जो है पूरा, वो रिलीजन के बेस पे नहीं है टिका हुआ, ठीक है? अब बचा क्या? अ सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी सोशल ग्रुप विच डिस्टिंक्ट प्रिविलेज एंड रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि एक ऐसा सोसाइटी में एक ऐसा हेरिडिटरी क्या होता है? पेरेंटल, ठीक है? वंश, ठीक है? वंश वंशधर, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ना, पेरेंटल, ठीक है? मतलब कि एक ऐसा पेरेंटल सोशल ग्रुप जिसमें डिफरेंट प्रिविलेजेस और रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहीं से पता लग गया कि ये जो डेफिनेशन है ये कास्ट की है, और हम बात कर रहे हैं किसकी? मतलब मैक्स वेबर की। तो मैक्स वेबर ने कास्ट के बारे में यही बोला होगा, क्योंकि कास्ट की डेफिनेशन ही यही है, ठीक है? कास्ट की डेफिनेशन ही यही है। ऊपर वाले जो दो थे ये तो क्लास के बारे में बोल रहे थे, और नीचे वाला ये जो था, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर बट नॉट द ओनली थिंग जिसके ऊपर पूरा कास्ट सिस्टम डिपेंड है। क्लियर है? तो इसका जो आंसर होगा दैट इज अ सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी सोशल ग्रुप विद डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होता है डिफरेंट, मतलब हर एक कास्ट के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रिविलेजेस और डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन जुड़ी हुई है ना, तो वही चीज यहाँ पे बोली हुई है। क्लियर है? तो मैक्स वेबर अब बेसिकली क्या है? एक जर्मन जर्मन सोशोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कास्ट सिस्टम को बोला है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो डिवाइडेड है, जिनकी अलग अलग प्रिविलेजेस और रिस्ट्रिक्शन उनके साथ अटैच है। और उसके बाद मैक्स वेबर ने बोला है कि कास्ट जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर? एस्क्रिप्टिव, एस्क्रिप्टिव करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। एस्क्राइब्स जो स्टेटस होता है ना, मतलब बाय बर्थ जो आपको मिलता है, ठीक है, उसको बोला जाता है, ठीक है? और हर एक कास्ट के साथ एक स्पेशल राइट्स, ऑब्लिगेशन, पोजीशंस जो है वो जुड़ी हुई हैं और पास ऑन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। भाई मैंने आपको चीजें जो बताई है ना, वो आपको जो मैं बोलता था ना, कंसेप्ट क्लियरेंस, कंसेप्ट क्लियरेंस, अब पता लगा कंसेप्ट क्लियरेंस की कितनी वैल्यू है। मतलब कि आपको 10 चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ लो, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लो, एग्जाम में सब फाड़ के आओगे आप, ठीक है? मैं आप जो चीजें करा रहा हूँ ना, ठीक है, एक चीज मैं बोल दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस यूज करता हूँ अपना, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, स्मार्ट वर्क इज द ओनली वे, स्मार्ट वर्क इज द ओनली वे टू क्रैक एनीथिंग। और ठीक है, और ये स्मार्ट वर्क हमेशा वही इंसान कर सकता है जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। अदरवाइज पढ़ाने को तो आप लोग भी पढ़ा लो यार, जिन्होंने एमए बीए एमए करी हुई है सोशियोलॉजी में। अब पढ़ाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली डिफरेंट होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है सोशियोलॉजिस्ट बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंगली बताइए कास्ट सिस्टम का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है? मतलब बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंगली, बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके अकॉर्डिंगली बताइए कास्ट सिस्टम का करेक्टरिस्टिक, नीचे जो ऑप्शन दिए हैं बताइए इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक जो है कास्ट सिस्टम का वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के अकॉर्डिंगली है। ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है? अब चलिए सपोज करिए मुझे साहब के बारे में नहीं पता, मुझे भीम साहब के बारे में नहीं पता, सपोज मैंने नहीं पढ़ा एग्जाम में, मैंने अपने पॉइंट्स में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कास्ट पढ़ा हुआ है, मुझे कास्ट की हर वो चीज पता है, ठीक है? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लिखा है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रेस में होता है भाई, कास्ट में नहीं होता, ठीक है? अगला जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी, ठीक है? तो ये क्या है? बेसिकली ये बात करी हुई है क्लास की। क्या? सिर्फ इकोनॉमिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर क्लास सिस्टम बेस्ड है। और
ये जो पॉइंट हुआ ये भी गलत हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉलिटिकल गवर्नेंस, ये भी गलत है, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बचा हमारा लास्ट वाला। लास्ट में क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें इनइक्वालिटी और अनटचेबल के बेसिस पे ग्रेड किया जाता है, मतलब सीक्वेंस हायरार्की में ऐड किया गया है। ठीक है, पता लग गया? अगर मैं बीम साहब के बारे में नहीं भी जानता ना तो भी इसमें इस क्वेश्चन का आंसर ठीक कर सकता हूँ। किस बेसिस पे? पहले में मैंने रेस देखा तो मुझे पता लगा ये रेस की बात हो रही है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम का मतलब नहीं है, गलत। दूसरा मैंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखी, जैसे मैंने इकोनॉमिक देखा मुझे पता लग गया इकोनॉमिक वर्ड जो है दैट इज रिलेटेड विद क्लास सिस्टम, तो क्लास की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल की बारी आई, तो पॉलिटिकल गवर्नेंस तो भाई पुराने जमाने में उतनी इफेक्टिव थी नहीं। ठीक है, क्लियर है? राजा महाराजाओं जमाना था उस टाइम पे। क्लियर है? तो ये भी गलत हो गया। अब मेरे सामने रहा एक ही ऑप्शन, दैट वाज कि एक ऐसा सिस्टम, कास्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को इनइक्वालिटी और अनटचेबिलिटी के बेसिस पे ग्रेड किया गया। इनइक्वालिटी मतलब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा, कईयों को बहुत कम, और कई लोग जो थे उनको प्योर बोला जाता था, कई लोगों को इम्प्योर बोला जाता है। इम्प्योर को क्या बोलते हैं? अनटचेबल बोलते हैं। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है अ सिस्टम ऑफ ग्रेडेड, ग्रेडेड होता है ग्रेड देना। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थ्री, ये ग्रेडेड का मतलब 1 2 3 4 इस तरह से ग्रेड देना, सीक्वेंस में रखना। क्लियर है? तो मतलब जब सोसाइटी में मतलब ग्रेडेड के बेसिस पे इनइक्वालिटीज दी हैं, मतलब इनइक्वालिटीज मतलब पहले वाले बंदों को सब कुछ है, दूसरे वाले को कम है, तीसरे वाले को उससे कम है, तो इस बेसिस पे क्या इनइक्वालिटी हुआ या नहीं हुआ? मतलब किसी को बहुत ज्यादा है, किसी को बहुत कम। तो अनटचेबल मतलब अब जो लास्ट में बेचारा होगा उसको कुछ भी नहीं, लास्ट में जो एंड में होगा उसको कुछ भी नहीं। तो ये जो मेन करेक्टरिस्टिक था ये था हमारे डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे एंड सोशल रिफॉर्मर थे डॉक्टर बी एफ साहब। अब इनके अकॉर्डिंगली कास्ट सिस्टम जो था एक सिस्टम था जिसमें सोसाइटी ग्रेड करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ इनक्वालिटी एंड अनटचेबिलिटी। ओके, और जिसकी बेसिस पे अब नेक्स्ट जो थे भीम साहब ने एक चीज पे बड़ा ज्यादा जोर दिया था, एम्फोसाइज होता है जोर देना, ठीक है, फोकस करना। कौन सी चीज पे? सब डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन, जो बेचारे मतलब लोअर कास्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे, पर्टिकुलरली अनटचेबल्स, जिसकी वजह से सोशल इनक्वालिटी और मतलब बहुत सारे ह्यूमन बेसिक ह्यूमन राइट जो थे वो डिनाइड किए जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सोशोलॉजिस्ट इमाल दुर्खीम के अकॉर्डिंगली कास्ट सिस्टम क्या है। भाई हमने सोसाइटी में इमाल दुर्खीम के बारे में जब हमने पढ़ा, किस में पढ़ा था? हमने पढ़ा था फंक्शनलिस्ट थ्योरी में। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, फंक्शनलिस्ट थ्योरी में हमने इमाल दुर्खीम के बारे में पढ़ा। ये सनो पढ़ा। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था? चलो सपोज करते हैं हमें भूल गया, फॉर एग्जाम्पल हमें भूल गया, ठीक है, बट हमें इतना याद है कि फंक्शनलिस्ट थ्योरी इमाल दुर्खीम सर ने फंक्शनलिस्ट थ्योरी दी थी। ठीक है, मुझे याद आ गया, इतनी सिर्फ याद है, मुझे थ्योरी भूल गई। तो अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो सबसे पहले पहला जो ऑप्शन है अ सिस्टम ऑफ सोशल सॉलिडरिटी एंड कलेक्टिव कोहेरेंस। ठीक है, मैं देखता हूँ कि हाँ यार ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगले वाले पॉइंट भी देखते हैं। देखो अगले वाले पॉइंट में जैसे हमने देखा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लास कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट वर्ड से मुझे पता लगा हाँ भाई ये तो सर कार्ल मार्क्स ने दी थी, ये तो कार्ल मार्क्स ने दिया था कन्फ्लिक्ट थ्योरी। फिर मुझे याद है कि हाँ भाई उन्होंने कहा था इकोनॉमिक फैक्टर पे सोसाइटी डिवाइडेड है जिसमें कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास होती है, कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती है जी। मुझे पता लग गया कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो मुझे लग गया कि ये इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि कन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात हो रही है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? इमाइल दुर्खीम की बात कर रहे हैं, तो भैया दोनों अलग अलग है, जाहिर सी बात है। क्लियर है? चलिए, दूसरा वाला तो ऑप्शन हमने गलत कर दिया। अब तीसरा जो है वो लिखा है अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड रिचुअल्स। भाई इमाइल दुर्खीम ने, हमें याद आया कि कार्ल मार्क्स और इमाइल दुर्खीम, भाई इन्होंने रिलीजन रिलीजन की तो बात ही नहीं करी, ये बंदे तो बाहर के थे, है ना? तो इनके इनके लिए धर्म शर्म क्या है भाई, इनके लिए तो मैटर नहीं करता रिलीजियस बिलीफ ये वो। ठीक है, तो हमें यहाँ से भी इसको क्रॉस करा। ठीक है, फिर हमने देखा सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस लिखा हुआ। हमने कहा यार उस टाइम पे इंडिया में राजाओं महाराजाओं का रूल था, सभी लोग अपने अपने कास्ट के अकॉर्डिंगली काम करते थे, तो पॉलिटिक्स का क्या काम, मतलब पॉलिटिक्स उतनी ज्यादा इफेक्टिव थी नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? बचा हमारे पास पहला वाला। तो अगर मुझे फंक्शनलिस्ट थ्योरी, इमाइल दुर्खीम का फंक्शनलिस्ट थ्योरी का पता है, तो मैं बिना किसी चीज को, बिना अगर मुझे याद नहीं भी है ना तो भी इसका आंसर लगा सकता हूँ। भाई समझ आ रही है? समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तरीके होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप लोगों को पता है क्या, आप लोग चाहते हो मेरे दिमाग में सारी चीजें फिट हो, जैसे मैं क्वेश्चन को देखूं हाँ भाई ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, एग्जाम में पैनिक नहीं होना।
मैं आपको ऐसे तंत्र मंत्र दे दूंगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है दैट इज बेसिकली क्या है। देखो फंक्शनलिस्ट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ भाई, मुझे भूला शुला कुछ नहीं है और आपको मैं भूलने नहीं दूंगा। अगर आपने भूला ना तो आपके दिमाग की ऐसी सफाई करवाऊंगा, फिर उसके बाद आप सब कुछ याद रहेगा आपको। देखो फंक्शनलिस्ट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, फंक्शनलिस्ट थ्योरी में हमने बात करी थी कि क्या होता है, सोसाइटी जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अच्छा हमने पढ़ा था कि जो सोसाइटी है वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एक, जिसमें बहुत सारे अलग अलग इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं। मतलब इंटर रिलेटेड ये सोसाइटी में पार्ट्स हैं। पार्ट्स क्या मतलब, कास्ट की बात हो रही है, इंटर रिलेटेड कास्ट है जिसमें हर एक कास्ट का अलग अलग काम है। ठीक है, मतलब अलग अलग काम उनको दिया गया है। अब वो अलग अलग काम करते हैं ताकि सोसाइटी में क्या, सोसाइटी में स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे, सोसाइटी में एकता को मेंटेन रखे। यही मैंने पढ़ाया था, यही पढ़ाया था, ही नहीं पढ़ाया था भाई, सच बोलना यार। मुस्कुराना बंद करो भाई, ठीक है, ये हंसी मजाक नहीं करना पढ़ने के टाइम पे। चलो, अब मैंने आपको बताया या नहीं बताया, तो वही चीजें तो लिखी है भाई कि ऐसा सिस्टम जिसमें सोशल सॉलिडिटी, सॉलिडिटी मींस एकता। ऑलराइट, डू यू मीन व्हाट इट मीन, अंडरस्टैंड? सॉलिडिटी मतलब एकता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मींस फीलिंग्स। ऑलराइट, कलेक्टिव अपने आप के लिए, अपने लिए, मतलब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये सारी चीजें जब इकट्ठा होती है, ओके, सो when they work collectively for maintaining what, for maintaining stability and social coherence in the society, तो उस चीज, ये चीज हमने किस में पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी फंक्शनलिस्ट थ्योरी में। क्लियर है, क्लियर हुआ? चलिए, इसका जो आंसर वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई, ये इमाल दुर्कीम, ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं। अब ऐसा मत बोलना भाई कार्ल मार्क्स कौन से सोशियोलॉजिस्ट थे, वो बताइए वो कौन से सोशियोलॉजिस्ट थे, भाई मुक्का मार के ना। चलो आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया इसमें क्या है क्या नहीं। मतलब एक इमाइल दुर्खीम के अकॉर्डिंगली कास्ट सिस्टम क्या है, एक सोशल ग्रुप है जिसमें वो लोग सारे मिलके काम करते हैं ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करें, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करें। ओके, और एक मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एकता जो है सोसाइटी में बनाए रखें। ठीक है, और इसी थ्योरी को काउंटर करने के लिए ये कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी कि भैया सब कुछ एकता वेकता के साथ नहीं चलता। जो जिन लोगों के पास बड़ा पैसा ना, वो नीचे वालों को थप्पड़ मार मार के काम करवाते हैं। पुराने जमाने में करते थे, आज नहीं करते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में स्लेव्स का पता है ना आप लोगों को, स्लेव सिस्टम होता था। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम, बताइए। मैंने ऑलरेडी आपको फीचर कराया है यार, इसमें कोई ज्यादा सिस्टम नहीं है। देखो सबसे पहले फीचर, सपोज करो मुझे फीचर भूल गया यार, कहानी खत्म। मुझे भूल के फीचर, मुझे कास्ट सिस्टम आता है, सिर्फ कास्ट सिस्टम की डेफिनेशन मुझे आती है, तो मुझे पता लग गया भाई पहली बात हो रही है सोशल मोबिलिटी। भाई गलत है, क्यों? क्लास, क्लास ये सोशल मोबिलिटी तो क्लास में है, पहला गलत। ठीक है, दूसरा मैंने देखा ऑक्यूपेशन फ्लेक्सिबिलिटी। और भाई ऑक्यूपेशन फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है? कास्ट में पैदा होते ही एक तो उसको कास्ट का ठप्पा लग जाता है, ऊपर से उसको एक काम दे दिया जाता है, भाई तूने यही काम करना है। पुराने जमाने में होता था ऐसे, आज भी नहीं है। तो मुझे पता लग गया दूसरा भी नहीं है। अब नेक्स्ट जो है, अच्छा नेक्स्ट जो है दैट इज hierarchical डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिस्टिंक्ट हेरिडेटरी ग्रुप। ठीक है, ये मुझे लगा इसका ये आंसर है। ठीक है, अभी आंसर क्यों है मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, सपोज करो मुझे अभी भी तीसरे में थोड़ा डाउट है, मुझे सपोज करो मुझे तीसरे की समझ ही नहीं आई, सपोज करो मुझे इस पॉइंट की समझ ही नहीं आई। ठीक है, मैं इतना नालायक इंसान हूँ, मुझे समझ ही नहीं आई। ठीक है, फिर मैं देखूंगा, हाँ भाई चल आगे की बात करते हैं। आगे लिखा इक्वल राइट एंड प्रिविलेजेस। भाई इक्वल राइट कहाँ है? इक्वल राइट ना क्लास में है ना कास्ट में है, तो जाहिर सी बात है अभी मेरे पास बचा क्या, तीसरा, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब कैसे आंसर है बताता हूँ। देखो क्या लिखा है, हेरार्किकल क्या है, हेरार्किकल क्या है, सीक्वेंस। हेरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक है, मतलब सोसाइटी में जो सीक्वेंस में जो डिवाइडेड है, मतलब डिवीजन है, सीक्वेंस में जो डिवीजन है सोसाइटी की, किस में? डिफरेंट हेरिडिटरी ग्रुप्स में। हेरिडिटरी किसको बोलते हैं? हेरिडिटरी मतलब पेरेंटल। ठीक है, मतलब पेरेंटल क्या, जाहिर सी बात है भाई, जिस जिस वंश में, मतलब जिस जिस कास्ट में बंदा पैदा हुआ और वो जो कास्ट चलती हुई आ रही है उसी को बोलते हैं हेरिडिटरी। समझ आई, समझ आई, क्लियर है? चलिए ये इसका आंसर है। ओके, ये इसका आंसर है, क्लियर है? अब फीचर पता लग गया। चलिए अगला बात करते हैं। पूछा है एंडोगेमी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कास्ट सिस्टम, व्हाट डज एंडोगेमी रेफर्स टू। मतलब बोला गया है कि एंडोगेमी जो है वो फीचर है किसका, कास्ट सिस्टम का। बताइए एंडोगेमी किसको बोला जाता है? भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंडोगेमी मतलब जिसमें आप अपनी कास्ट की लड़का लड़की के साथ, मतलब अपनी कास्ट में शादी करते हो ना, उसको बोलते हैं एंडोगेमी में। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखी हुई है। देखो यहाँ पे लिखा है इंटरकास्ट मैरिज अपनी शादी अपनी कास्ट में शादी करने का मतलब होता है, यहाँ पे जो इंटर वर्ड लिखा हुआ है ना, डोंट थिंक कि इंटर अंदर वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
कुछ ऐसा सीन हुआ था यार, कुछ ऐसा सीन था कि मतलब बंदे ने कर लिया था कुछ, मुझे याद आ गया, सॉरी। इंटरकास्ट होता है मतलब, ठीक है, समझ गया ना, अलग कास्ट में करना। तो आउटसाइड वन कास्ट ये भी नहीं होगा, लेकिन इसमें है ना विद इन ऑन कास्ट, ये इसका आंसर है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन ऑन कास्ट इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा है ना प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी एंड मल्टीपल मैरिज, ये बेसिकली जब एक इंसान एक से ज़्यादा शादियां करता है, एक लड़का या एक से ज़्यादा करता है या लड़की जो है वो जी हम पढ़ेंगे एक्चुअली मैरिज में, आपको मैं बताऊंगा सारी चीज़ें टाइप्स में, ठीक है। तो इसका जो आंसर ऑलरेडी बता दिया कि एंडोगेमी किसको बोलते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन ऑन कास्ट, ठीक है। तो उसको बोला जाता है एंडोगेमी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कास्ट सिस्टम एसोसिएटेड विद द डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। कास्ट सिस्टम इज एसोसिएटेड विद डिवीजन ऑफ लेबर, व्हाट डज दिस मीन, ठीक है। देखो हमने एक चीज पढ़ी, हमें ये बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए कास्ट सिस्टम जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर के साथ एसोसिएट है, बताइए इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। तो हमें पता है यार डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है, मतलब जब आप डिफरेंट डिफरेंट बंदे डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो हमें एक चीज का पता है कि कास्ट सिस्टम में हर एक कास्ट के साथ अपना एक फिक्स ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है, मतलब हर एक बंदे का अपना एक अलग काम है, ठीक है। तो चीजें यही क्लियर हो जाती हैं भाई, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, सपोज करो, मान लेते हैं डिवीजन ऑफ लेबर से मुझे पता लग गया, डिवीजन का मतलब डिवाइड, लेबर का मतलब काम, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम के बारे में मुझे पता है। अब क्या देखेंगे, सबसे पहला जो ऑप्शन है इंडिविजुअल इक्वल एसेस टू ऑल टाइप ऑफ, नहीं, कास्ट में था ही नहीं। कास्ट में सभी लोगों को, मतलब सभी टाइप्स की ऑक्यूपेशंस को एक्सेस करने का इक्वल नहीं था भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ऑक्यूपेशनल रोल जो है, देखो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर लिखा है बट अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम में इक्वल एक्सेस नहीं था, मतलब सभी टाइप की ऑक्यूपेशंस के लिए, क्योंकि कास्ट में क्या था, एक हर एक कास्ट के साथ अलग एक ऑक्यूपेशन था जो उसको करना होता था। नेक्स्ट में हमने पढ़ा ऑक्यूपेशनल रूल जो है वो मेनली प्राइमरली इंडिविजुअल की चॉइस पे टिका हुआ है, मतलब बंदे की चॉइस पे टिका हुआ, नहीं टिका हुआ यार, नहीं टिका हुआ, क्यों, क्योंकि सोसाइटी में आप अपनी मर्जी, कास्ट सिस्टम में आप अपनी मर्जी से काम नहीं ढूंढ सकते थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है कि ऑक्यूपेशन जो है, ऑक्यूपेशन रोल जो असाइन हुआ है बंदे को उसकी इंडिविजुअल कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर था, ठीक है। मतलब ये कि जो भी ऑक्यूपेशन रूल होते थे वो किस पे बेस करते थे, एक बंदे के कास्ट के ऊपर बेस करते थे, जिस कास्ट में वो पैदा हुआ और उस कास्ट के साथ जो भी ऑक्यूपेशन फिक्स है वही उसको करना पड़ता था, तो ये इसका राइट आंसर है। अब जो नेक्स्ट वाला है इसमें लिखा है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, भाई ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोअर कास्ट के लोग भी थे जो बहुत हाईली स्पेशलाइज थे डिफरेंट स्किल्स में, लेकिन वो बेचारे काम नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको अलाउ नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑक्यूपेशनल रोल असाइन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बर्थ। तो ये बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर की डेफिनेशन थी इन कास्ट सिस्टम में, क्लियर है, ठीक है। समझ आई, या मैं करूं थोड़ा सा और कार्रवाई, चलिए कर ही लेते हैं भाई। देखो लिखा है कि कास्ट सिस्टम में ऑक्यूपेशनल जो रूल्स थे, ऑक्यूपेशन जो रोल थे वो पहले से प्री डिटरमाइन होते थे। कास्ट में जिस भी कास्ट में पैदा हुआ है उस कास्ट के साथ ऑलरेडी एक ऑक्यूपेशन जोड़ दिया जाता था और आपको वही करना होता था, ठीक है। तो मतलब हर एक कास्ट के साथ अपना स्पेसिफिक काम होता था, एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन एसोसिएट होता था और बंदे को वही काम करना होता था, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सोशल मोबिलिटी इन कास्ट सिस्टम। मतलब कि बताइए कास्ट सिस्टम में अच्छा क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए नीचे जो फॉलोइंग टर्म दी हुई है बताइए इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, किसके रिगार्डिंग, सोशल मोबिलिटी इन टर्म ऑफ कास्ट सिस्टम। तो आप लोगों को एक चीज तो मैंने सिखाई है, बताई है, सोशल मोबिलिटी के बारे में, ठीक है। अब आप लोग एक चीज जानते हो भाई, सोशल मोबिलिटी का कास्ट सिस्टम से दूर दूर तक कोई लेन देन ही नहीं है, सीधी सी बात है भाई। कास्ट सिस्टम में सब कुछ फिक्स है, हम मर्जी से जब कुछ कर नहीं सकते तो मूवमेंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो वही चीजें लिखी है कि यहाँ पे पहले लिखा है कि सोशल मोबिलिटी जो है वो अलाउ है इंडिविजुअल्स को एक दूसरी कास्ट में इजीली मूव करने के लिए, नहीं है भाई, पहला क्वेश्चन गलत है। दूसरा है कि मोबिलिटी प्राइमली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड क्वालिफिकेशन, नहीं है भाई। सोशल मोबिलिटी नो डाउट प्राइमरली बेस्ड है इंडिविजुअल के एफर्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, नो डाउट, लेकिन वो कहाँ है, वो क्लास सिस्टम में है यार, वो क्लास सिस्टम में है, नॉट इन कास्ट सिस्टम। हम बात कर रहे हैं कास्ट सिस्टम की, तो कास्ट सिस्टम में तो आप मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी आंसर गलत, ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट लिखा है सोशल मोबिलिटी इज लिमिटेड विद इंडिविजुअल लार्जली रिमेन विद देयर कास्ट, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका आंसर होगा।
मतलब ये कि कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी बहुत लिमिटेड है, मतलब ना के बराबर है यार। और अगर आप करते भी हो ना, अगर आप थोड़ा सा मूव ऑन करते भी हो, तो वो भी आप सिर्फ अपनी ही कास्ट में कर सकते हो, मतलब कि हॉरिजेंटल। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया। तो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल मूवमेंट जो होती है, मतलब ये क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, स्टेटस सेम रहता है, बस इंसान का प्रोफेशन चेंज होता है। उसी तरह से कास्ट में इन्होंने बोला है कि सोशल मोबिलिटी बहुत लिमिट है, मतलब ना के बराबर है, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत मोबिलिटी होती भी है, मूवमेंट होती भी है, तो वो अपने ही कास्ट के अंदर रह के लोग करते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज दिस वन। क्लियर है? ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है इसके बारे में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द कास्ट सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, व्हाट डज दिस रेफर टू। इस ये क्वेश्चन अनटचेबिलिटी का है, ऑलरेडी हम लोग, आई थिंक मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे मुझे क्या? कमेंट। आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दोगे, ठीक है? और साथ में आप मुझे बताओगे कि आपको मेरे साथ मजा आ रहा है पढ़ने का, ये नहीं आ रहा। मतलब इन शॉर्ट आप लोग अपना फीडबैक जो है वो मुझे दोगे, और ये जो फीडबैक है ना, ये मुझे नहीं, मेरे कमेंट, मेरे व्हाट्सएप पे नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे नहीं करना। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो फीडबैक है ना, ये आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप, हमारी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहां जाके वहां रिव्यू में डाल देना। और हाँ, हाथ जोड़ के विनती है भाई, ऐप का कसूर हमें मत देना। कभी कभी किसी बंदे ने ना, किसी लड़की ने वहां पे ना एक रिव्यू दिया था भाई, इतना सच्चा रिव्यू दिया उसने, 4 स्टार दिए और लिखा कंटेंट इज ऑसम बट ऐप इज नॉट वर्किंग फाइन। मैं कहा यार फिर बात क्या हुई? सपोज करो बंदा मेरे पास पढ़ने आ रहा, वो बोलेगा यार पढ़ाता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इनकी गाड़ी नहीं चलती। ओ भाई, कभी कभी टेक्निकल इशू होता है, हो जाता है सॉल्व। प्लीज इस तरह की हरकतें मत करना। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी बच्चों ने ये लेक्चर सुना है, आप हमारी एंड्रॉइड ऐप जेकेएसएस पे ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे जाके वहाँ पे आप 5 स्टार देके खूबसूरत था वहाँ पे कमेंट डाल देना। मैं कहता हूँ मैं दिल से दुआ दूंगा आपको कि आपके सिलेक्शन हो जाए। और जिस बच्चे ने वहाँ कमेंट, मतलब वो क्या बोलते हैं, ऐप पे जाके फीडबैक दिया होगा ना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना। मैं आपको एक खूबसूरत गिफ्ट दूंगा, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट। हमारा क्लास खत्म हुआ, अब हम नेक्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, और मजा आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।